एक मुलाकात ऐसी शख्सियतों के साथ जिन्होंने दिया है अपने जीवन को एक नया मुकाम। रूबरू कराएंगे ऐसी कुछ हस्तियों के साथ एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड के सामने किस तरीके की चुनौतियां रहती हैं और इसके साथ साथ रेस्क्यू ऑपरेशन में किस तरीके से डील करते हैं और जो रेस्पॉन्डिंग टाइम रहता है उसको किस तरीके से मैनेज करके चलते हैं। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ खास हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड रीजन वेस्ट के महानिरीक्षक भीष्म शर्मा। भीष्म शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। धन्यवाद जी। भीष्म शर्मा जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि रीजन वेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो रीजन वेस्ट में कौन कौन से एरियाज लगते हैं? देखिए, रीजन वेस्ट जो है ये इंडियन कोस्ट गार्ड का सबसे बड़ा रीजन है। इसकी जो जुरिस्डिक्शन है उसमें महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला और यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय आते हैं। इसकी पूरी जो कोस्ट लेंथ की लंबाई है 1836 किलोमीटर है और हमारे रीजन में तकरीबन इंडिया का 40% एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन पड़ता है और 57% इंडिया का जो सर्च एंड रेस्क्यू रीजन है वो हमारे देखरानी में आता है। भीष्म शर्मा जी, अगर हम बात करें रीजन वेस्ट में तो डिप्लॉयमेंट, तो कोस्ट गार्ड के कितना डिप्लॉयमेंट है? देखिए, हमारे रीजन की जो डिप्लॉयमेंट है, हर रोज यहाँ से 20 से 22 जहाज हमारे डिप्लॉयड रहते हैं। उसमें बड़े शिप जो होते हैं वो ईजेड की एक्सट्रीमिटीज पे डिप्लॉयड रहते हैं। इंटरमीडिएट लेयर में हमारी फास्ट पेट्रोल वेसल्स डिप्लॉयड रहती हैं और क्लोज कोस्ट सर्वेलेंस के लिए हमारे इंटरसेप्टर बोट्स होती हैं, इंटरसेप्टर क्राफ्ट्स होती हैं और हमारे होवर क्राफ्ट जो जिसको हम एयर कुशन वेसल बोलते हैं वो डिप्लॉय किए जाते हैं सो दैट हम अपने पूरे वाटर्स को जो हमारे ईओआर में है उसकी हम निगरानी कर पाए। इसके साथ साथ हमारी एरियल सर्वेलेंस भी जारी रहती है जिसमें हमारे फिक्स विंग एयरक्राफ्ट डॉर्नियर्स होते हैं जो ईजेड को पेट्रोल करते हैं और जो क्लोज कोस्ट पेट्रोलिंग होती है वो हमारे हेलीकॉप्टर्स करते हैं। भीष्म शर्मा जी, अगर हम बात करते हैं रेस्क्यू ऑपरेशन, हाँ जी। तो कोस्ट गार्ड किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देता है? देखिए, ये जो सर्च एंड रेस्क्यू है ये कोस्ट गार्ड की एक प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम नेशनल अथॉरिटी हैं टुवर्ड्स मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू और इसके लिए हमारे 3 MRCC है, मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर्स, जो एक मुंबई में है हमारे हेडक्वार्टर में, दूसरा चेन्नई में है हमारे दूसरे हेडक्वार्टर में और तीसरा अंडमान में। जो हमारे रीजन का MRCC है वो हमारे हेडक्वार्टर में लोकेटेड है और इसको हम MRCC मुंबई बोलते हैं। इसको सपोर्ट करने के लिए हमारे 4 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में MRSCs होते हैं, मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सब सेंटर्स। ये जो कोऑर्डिनेशन सेंटर्स हैं या सब सेंटर्स हैं, इनके पास सारे इक्विपमेंट रहते हैं जिनके थ्रू इनके पास सर्च एंड रेस्क्यू की रिक्वायरमेंट्स आती है। तो जैसे ही MRCCs को कोई भी अलर्ट मिलता है या कोई इमरजेंसी की सूचना मिलती है तो हमारे नियरेस्ट शिप को वो अलर्ट करते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन ऑफ द इंसिडेंट एंड द लोकेशन ऑफ आवर शिप को डाइवर्ट किया जाता है सो दैट वो जाके एज ए सर्च एंड रेस्क्यू यूनिट सर्च करे और उसके बाद बचाव करे। बट हमें अगर लगता है कि हमारा शिप उस जगह से दूर है तो हमारा एक सिस्टम है जिसमें हम इंटरनेशनल सेफ्टी नेट को एक्टिवेट करते हैं। उस पोजीशन के आसपास जहां पे इंसिडेंट हुआ है उसके आसपास जितने भी मर्चेंट शिप्स हैं हम उनको सैटेलाइट के थ्रू अलर्ट करके उनको एक्टिवेट करते हैं सो दैट वो सर्च एंड रेस्क्यू में हमारे को मदद कर पाए जब तक हमारा शिप नहीं पहुंचे। अगर हमें लगता है कि सिचुएशन ज्यादा क्रिटिकल है तो उस केसेस में हम अपने फिक्स विंग जहाज डॉर्नियर को भी लॉन्च करके पहले हम सर्च करवा लेते हैं और जैसे ही हम उसको लोकेट करते हैं तो उसके बाद हमारे हेलीकॉप्टर्स को यूज किया जाता है जिससे उनका हम बचाव कर पाए या रेस्क्यू कर पाए। भीष्म शर्मा जी, रेस्क्यू ऑपरेशन में किस तरीके की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सी बार ऐसी कंडीशंस होते हैं कि इंटरनेशनल बॉर्डर के नियर अबाउट रहते हैं या बहुत सी बार ऐसा होता है जहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं होता है, पहुंचने में बहुत सारा समय लग जाता है। इस कंडीशंस में देखिए, सर्च एंड रेस्क्यू ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कोस्ट गार्ड ऑपरेशन का। इसमें चैलेंजेस आते हैं। रही बात इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन की,
सर्च एंड रेस्क्यू के लिए कोई इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि ये ह्यूमैनिटेरियन एक्ट है। इसमें कोई भी हो, किसी भी नेशनैलिटी का हो, जिसके सर्च एंड रेस्क्यू रीजन में होता है, उस कंट्री का या उस देश का ये कर्तव्य होता है। इंडियन एसआरआर में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडियन कोस्ट गार्ड की है। सर्च एंड रेस्क्यू करने में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जब ये इंसिडेंट हुआ तो इसकी रिपोर्टिंग हमारे पास कितनी जल्दी आती है। जितनी जल्दी रिपोर्टिंग आती है, हमारे लिए उतना जो खोज का एरिया है उसको खोजने में हमें आसानी हो जाती है। और अगर ज्यादा समय लग जाता है तो हमारा खोज का एरिया बढ़ जाता है, जिसके लिए हमारे को सर्च एंड रेस्क्यू यूनिट्स ज्यादा डिप्लॉय करना है। सेकेंडली, ये मैटर करता है कि ये कोस्ट लाइन से कितना दूर है, या जहां पे हमारी यूनिट्स हैं वहां से कितना दूर है। अगर तो हमारी यूनिट्स आसपास में हैं तो हम उनको तुरंत डाइवर्ट करते हैं, वो जाके खोज और बचाव कार्य करते हैं। लेकिन अगर वो हमारी यूनिट्स आसपास नहीं होती हैं तो हम इंटरनेशनल ISN को वो करके एक्टिवेट करके जो मर्चेंट वेसल्स हैं उनको भी यूटिलाइज करते हैं, सो दैट दे कैन कम टू आवर रेस्क्यू। तीसरा, वेदर जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, क्योंकि अगर तो फेयर वेदर है तो रेस्क्यू करना या सर्च करना बड़ा आसान होता है। बट अगर बैड वेदर होता है तो बैड वेदर में हमारा सर्च एंड रेस्क्यू का जो काम होता है, खोज और बचाव का काम, ये थोड़ा कठिन हो जाता है। लेकिन हमारे शिप जो है वो कैपेबल होते हैं जाके सर्च करने में भी। हवाई जहाजों को डिप्लॉय करने में थोड़ी सी उस समय दिक्कत आती है, परंतु हम सक्षम है, हमारे पास वो कैपेबिलिटी है जिसमें हम डे एंड नाइट सर्च एंड रेस्क्यू को करने में सक्षम रहते हैं। अभी कोस्ट गार्ड ने ALH Mark 3 हेलीकॉप्टर्स को इंडक्ट किया है। 16 हेलीकॉप्टर्स कोस्ट गार्ड में लिए हैं। ये हमारे ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर्स हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बने हुए जहाज हैं, बहुत अच्छे जहाज हैं। और इनको हमने पिछले 2 सालों में एक्सटेंसिवली सर्च एंड रेस्क्यू मिशंस में इस्तेमाल किया है और इसके बड़े अच्छे परिणाम हमारे पास आए। विष्णु शर्मा जी, अगर हम बात करते हैं कॉलिंग की, इमरजेंसी टाइम पे आपको जो कॉल जो आता है, हाँ जी। उसका रेस्पॉन्डिंग टाइम क्या होता है, और आप किस तरीके से उसके नियर अबाउट जो भी शिप होती है उसको आप कोऑर्डिनेट करके उसको कम से कम एक मिनिमम टाइम वहां पे आप उसको भेज सकते हैं, डिप्लॉय कर सकते हैं? देखो, ऐसा है कि ये जो इमरजेंसी कॉल है ये हमारे मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर जो है वो रिसीव करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे रीजन का जो MRCC है वो हमारे ही हेडक्वार्टर में MRCC मुंबई लोकेटेड है। ये जो कॉल है ये हमारे को किसी भी सोर्स से आ सकती है। ये VHF कॉल भी आ सकती है, HF कॉल भी आ सकती है, और ये इनमारसेट से भी कॉल आ सकती है, ईमेल भी आ सकती है। जैसे ही ये कॉल आती है तो हमारा सबसे पहला कर्तव्य होता है कि हम उसको प्लॉट करके पोजीशन को असर्टेन करें। जैसे ही हमें पोजीशन पता चल जाती है तो हम फिर इसको कॉल बैक करके वेरासिटी को चेक करते हैं कि जो डिस्ट्रेस कॉल है ये सच में है या इसमें सच्चाई है कि नहीं है। जैसे ये हमारा शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ हम अपने एसेट्स को डिप्लॉय करने की कोशिश करते हैं। जो एसेट्स समुद्र में इस समय सर्विलेंस के लिए डिप्लॉयड रहते हैं उनको हम डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। हमारा ये एम होता है कि जैसे ही ये डिस्ट्रेस कॉल आए, सर्च एंड रेस्क्यू यूनिट्स, बी इट शिप और द एयरक्राफ्ट, शुड बी डिप्लॉयड एट द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, सो दैट जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है हमारा खोज का एरिया बढ़ता जाता है, हमारे लिए ज्यादा चैलेंज आ जाते हैं उसमें। बट जितनी जल्दी हम डिप्लॉय कर देते हैं हमारा वो खोज का एरिया उतना ही कम समय में सीमित रह जाता है और हम खोज और बचाव करने में बड़े सक्षम हो जाते हैं। विष्णु शर्मा जी, इसका कंफर्मेशन कैसे होता है कि कॉल फेक है या फिर ये कॉल सच्चाई वाला है? तो कहीं आजकल हम देख रहे हैं सोशल मीडिया है, फिर तमाम दूसरे जो इक्विपमेंट्स होते हैं उसकी जगह पे लोग इस तरीके से अपराध करते हैं कि उसकी जो एक फेयर उसका यूज होना चाहिए उसकी जगह पर उसका नेगेटिव यूज ज्यादा हो रहा है। देखिए, ये जो डिस्ट्रेस कॉल है इसकी वेरासिटी हम सिर्फ स्पेशली जो फिशरमैन से ऐसा डिस्ट्रेस आता है उनमें हम कंफर्म करते हैं। मर्चेंट शिपिंग से अगर ऐसा कॉल आता है तो हम उसको कंफर्म नहीं करते हैं, क्योंकि मर्चेंट शिपिंग एक बड़ी लीगलाइज्ड ब्रांच है और वहां से डिस्ट्रेस अगर आता है तो वो 100% केसेस में जेन्युइन होता है। फिशिंग कम्युनिटी में क्या है कि हमने ऑल अलोंग दी कोस्ट लाइन सभी फिशिंग विलेजेस में हमने डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर्स दिए हुए हैं। क्योंकि फिशरमैन इतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं तो वो जो डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर्स हैं उनके ऊपर हमने कुछ बटन बनाए हुए हैं जिसमें इमरजेंसी में, फायर में, इंजन ब्रेकडाउन में वो बटन दबाने होते हैं। ऐसे कई समय में हमें पाया है कि कई बार उनसे वो गलती में दब जाता है, उनसे तो वो गलती में दब जाता है, लेकिन हमारे लिए वो चैलेंज होता है। बिकॉज जैसे ही हमारा MRCC उसको डिस्ट्रेस को रिसीव करता है, ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कर्तव्य है कि हम उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करें। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास उसका सभी फिशिंग बोट्स का डैट्स का डेटा होता है।
हम डेटा से पहले उसके सारे पर्टिकुलर्स निकाल के हम उसके मास्टर से बात करते हैं। पहले चेक करते हैं कि ये बोट समुद्र में गई भी हुई है कि नहीं गई हुई है। अगर गई हुई है तो फिर हम पता करते हैं कि ये उसी की बोट है या ये, कई बार क्या होता है ये फिशरमैन जब बोट चेंज करते हैं तो अपने ट्रांसमीटर को भी एक से दूसरी बोट में दे देते हैं, बट उसके पर्टिकुलर्स नहीं चेंज करते हैं। तो ऐसे भी कई बार चैलेंजेस आते हैं कि हमारे को डिस्ट्रेस अलर्ट तो आ रहा था बट वो किसी और बोट से आ रहा था, डेट किसी और बोट का था। तो इसमें हमारा थोड़ा सा समय लग जाता है, बट हमारे पास डेटाबेस रहता है जिससे हम इन चीजों को चेक करके हमने अपने बचाव कार्य को आगे बढ़ाते हैं और हम कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द खोज और बचाव कार्य को अंजाम दिया जाए। विष्णु शर्मा जी, अगर कोई इमरजेंसी होती है रेस्क्यू के दौरान और एयरलिफ्ट की अगर जरूरत पड़ती है, हाँ जी, तो इस कंडीशंस में आप लोग किस तरीके से पूरा फॉलोअप लेते हैं और कितने शॉर्ट टाइम में एयरलिफ्ट को मुहैया करवाने का काम करते हैं? देखिए ऑल अलोंग दी कोस्ट लाइन कोस्ट गार्ड की हेलीकॉप्टर यूनिट्स हैं, जहाँ पे हमारे हेलीकॉप्टर्स हैं और ये जो सर्च एंड रेस्क्यू है ये एक कोलैबोरेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब कोस्ट गार्ड का तो ये मेन कर्तव्य है ही है, इसमें हमारे साथ और भी बड़ी रिसोर्स एजेंसी जैसे इंडियन नेवी है हमारे साथ सिनर्जी के साथ काम करते हैं। इन ऑल केसेस हम अपने हेलीकॉप्टर्स को रेस्क्यू के लिए डिप्लॉय करते हैं। बट कई बार अगर हमें ऐसा लगता है कि हमारा हेलीकॉप्टर अवेलेबल नहीं है या नियरेस्ट हेलीकॉप्टर जो है वो किसी और सर्विस का है या नेवी का है, तो हम उनको रिक्विजिशन देते हैं और कम से कम समय में या तो कोस्ट गार्ड का हेलीकॉप्टर या नेवी का हेलीकॉप्टर जाके खोज और बचाव कार्य करके डिस्ट्रेस को खत्म करने की कोशिश करते हैं। विष्णु शर्मा जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि कोस्ट गार्ड में जिस तरीके से काम कर रहे हैं आप लोग, ये सफिशिएंट है या इसमें और कुछ अल्टरनेट चेंजिंग करने की जरूरत है गवर्नमेंट की तरफ से, या और इसमें कुछ बढ़ाने की जरूरत है? क्या कुछ आप अपनी तरफ से कुछ बताना चाहेंगे या एडवाइस देना चाहेंगे? देखिए कोस्ट गार्ड के पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जिसमें मैरीटाइम सिक्योरिटी, कोस्टल सिक्योरिटी, मरीन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, ये सब हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं जिनको हम निभाने में सक्षम हैं। कैपेसिटी और कैपेबिलिटी ऑगमेंटेशन प्रोग्राम जो है वो हमारा कोस्ट गार्ड हेडक्वार्टर बनाता है और समय समय पर गवर्नमेंट से हमारे पास अप्रूवल आते रहते हैं। आप देखिए कि पिछले 47 ईयर्स में जिस कोस्ट गार्ड को रेजिंग किया गया था 1 फरवरी 1977 में, पिछले 47 ईयर्स में हम 5 बोट और 6 छोटे बोटों से होके आज हम 155 शिप्स और 78 एयरक्राफ्ट के साथ हम अपना काम को अंजाम दे रहे हैं। तो हमारे कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी ऑगमेंटेशन प्रोग्राम बने हुए हैं जिसमें हम समय समय पर शिप्स को, एयरक्राफ्ट को हम इंडक्ट करते रहते हैं और नई से नई चुनौतियों को उनको अंजाम में लाने के लिए हम अपनी कैपेबिलिटी को हमेशा बढ़ाने की कोशिश करते रहते हैं, हम अपनी कैपेसिटी को हमेशा बढ़ाने की कोशिश करते रहते हैं। मैं अभी आपको बताना चाहूंगा कि जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 3 इंजन हेलीकॉप्टर अभी आगे हैं ELH के, ऐसे ही हमारे पास और हेलीकॉप्टर आने का भी प्रावधान है जो आने वाले 2-3 सालों में और हमारे बेड़े में शामिल हो जाएंगे। सिमिलरली हमारे पास अभी 8 OPVs का ऑफशोर पेट्रोल वेसल का भी हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट है जो रिसेंटली कंक्लूड हुआ है, जो मजगन डॉक लिमिटेड हमारे लिए बनाएगा। सिमिलरली FPVs हैं जो मीडियम इंटरमीडिएट रेंज में हम डिप्लॉय करते हैं, वो भी हमारे बेड़े में शामिल होने जा रहे हैं। इसी तरह से हमारा एक मल्टी मिशन मैरीटाइम एयरक्राफ्ट को इंडक्ट करने का भी प्लान है। टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेड करते समय हम इस चीज का भी ध्यान रखते हैं कि हम अपनी एफिशिएंसीज को कैसे इंप्रूव करें। इसके लिए भी हमें हाल ही में कोस्ट गार्ड से डिजिटल कोस्ट गार्ड का एक सैंक्शन मिला है जिसमें हम पैन कोस्ट गार्ड में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को हम अपने कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेशन में डॉवटेल करेंगे और अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाएंगे। तो मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि अभी तक हमारे पास जितने एसेट्स हैं वो हमारे लिए सफिशिएंट हैं, बट जैसे जैसे हमारे चैलेंजेस बढ़ते जाएंगे हमारे को एसेट्स की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए हमारे लॉन्ग टर्म प्लान है, कैपेसिटी कैपेबिलिटी ऑगमेंटेशन प्लान वो बने हुए हैं। उसके ऊपर हम गवर्नमेंट की मंजूरियां लेते रहते हैं और अपनी कैपेबिलिटीज को हम बढ़ाने में कामयाब रहे। विष्णु शर्मा जी, आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला, उसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।